तो मेरे गांव का ही अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत समस्याएं थी, जबकि मेरा गांव कलोई हलके का गांव है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वहाँ पानी की मूलभूत समस्या बहुत गंभीर थी, मीठा पानी नहीं आता था। हमारे वहाँ पे जो शमशान घाट का रास्ता था, अगर आप उसकी भी बात करेंगे तो वो रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा था। तो जो हमारी अर्थी थी वो ट्रॉली पे लेके जानी पड़ती थी। ओके। तो ऐसा आलम भी था। स्कूल था, स्कूल बहुत जर्जर हालत में था। आज वहाँ पे 2 मंजिल का स्कूल भी बन रहा है। वहाँ पे हमारा वो शमशान घाट का रास्ता भी बना। हमारा जो मीठे पानी की जो सप्लाई थी वो भी आई। हर घर में लाइट है, वहाँ पे जाके देखिए। हमारा कुलताना से लेके छारा तक का रास्ता बन रहा है। हमारे कंपैरिजन के अंदर कांग्रेस ने इतना काम नहीं किया। मैं और हमारे एक चेयरमैन होते थे उस समय पे हमारे साथ में, वो एक रूम हम घर लेके हम लोग रह रहे थे वहाँ पर। तो रात को 1:30 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ओके। तो उठ के मैंने दरवाज़ा खोला तो 17-18 लोग थे, शराब पी के, और उनके हाथ में गन्स थी। ओके। तो बोले, झगड़ा शुरू किया, उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने बोला घर खाली कीजिए आप इधर से। साथ में मकान मालिक का बेटा भी था। ओके। तो उन्होंने बोला कि घर खाली करो नहीं तो मार देंगे आपको। चुनावी रंजिश थी? चुनावी रंजिश नहीं थी, वो कुछ मामला रहा होगा टिकटों का वहाँ पर। तो उनको लगा ये दिल्ली से लोग आए टिकट देंगे। अच्छा। तो उन्हें लगा कि शायद इन्होंने हमारी टिकट काट दी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप बताइए, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने कभी देखा कर्नाटक का उठा के? वो लोग बोलते हैं मुस्लिम के लिए ये करेंगे। हमने तो कभी नहीं लिखा कि मुस्लिम के लिए नहीं करेंगे। हमने लिखा क्या कभी? हम नहीं लिखते ना, हम ऐसी बात करते, हमारी किसी मीटिंग में ऐसी बात नहीं होती है जी। आज जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका बेनिफिट क्या मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, क्या हमने लिखा है कि ये स्कीम मुस्लिम के लिए नहीं है? हम नहीं करते। हाँ, कांग्रेस करती है। उसका जो रिएक्शन होता है हमारा, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं, और घबरा के वो एक चीज़ फैलाते हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। संघ को भी कई बार बदनाम करने की कोशिश की गई है। संघ अगर हिंदुत्व की बात करता है, अपने हिंदुत्व का प्रचार करता है, उसमें गलत क्या है? क्रिश्चियंस अपनी मिशनरी चला रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मुस्लिम्स अपनी जमात चला रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर हिंदू ने प्रचार कर लिया तो तकलीफ है। ऐसा क्यों? नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर बीजेपी से नागेंद्र शर्मा जी, जो कि समय समय पर राजनीति में भी बहुत सक्रिय जो है दिखाई देते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही आपने आज तक उनको राजनीति की फील्ड में देखा होगा या कैमरों पे देखा होगा, आज उनके पर्सनल जिंदगी के बारे में भी हम जानेंगे। तो नागेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जी। नागेंद्र जी, सबसे पहले ऑडियंस को बताएं कि आप किस तरह के परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए, मैं एक साधारण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव भी जो है रोहतक के पास है, और मेरे फादर साहब जो रहते हरियाणा गवर्नमेंट में, उन्होंने जॉब की, और हम लोग 3 भाई हैं। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा जो थी वो रोहतक से ही हुई। 12वीं क्लास के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल से मैं चला गया था इंजीनियरिंग करने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। वहाँ से इंजीनियरिंग कंप्लीट की। फिर मैंने ज्वाइन की एक मल्टीनेशनल कंपनी, ओके। स्वीडिश कंपनी थी, उसमें जॉब ज्वाइन की। तो वहाँ काम किया, करते करते आई रियलाइज्ड कि मेरे को थोड़ी सी मैनेजरियल स्किल्स और चाहिए। तो मैंने फिर एमबीए की। एमबीए के बाद दोबारा से मैंने कॉर्पोरेट सर्व किया और अपना बिजनेस कर रहे हैं अभी। अच्छा, कॉर्पोरेट से और एज अ बिजनेसमैन फिर आप राजनीति में आए, कैसे, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे आना हुआ? राजनीति का, हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। जब मैं 7वीं क्लास में था तब एक बार ही मेरे को चौटाला साहब से मिलने का मौका मिला। भरत कॉलोनी में वो आए हुए थे। तो जब लोग उनको माला डाल रहे थे तो उन्होंने एक माला निकाल के मेरे गले में पहनाई। ओके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने हाल चाल पूछा, मेरा नाम पूछा। तो जब मैंने देखा कि लोग उनको किस तरह से मतलब अडोर कर रहे हैं, और कि भाई एक जैसे नेता है, नेता का एक अपना रुतबा है, रुतबा के साथ साथ जो वो लोगों की सेवा जो करता है, उस चीज़ ने कहीं ना कहीं मेरे को पुल किया कि हाँ, कि एक ये माध्यम है जिससे आप जन जन तक जाकर आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जन सेवन ने खींचा या चकाचौंध ने? देखिए, चकाचौंध की अगर बात है तो मैं कहता हूँ कॉरपोरेट में भी कोई कमी नहीं थी। अच्छा पैसा देती है कंपनी, अच्छी गाड़ियाँ देती है कंपनी, अच्छी लग्जरी लाइफ है आपकी, आपको स्टे मिलते हैं, 5 स्टार होटल्स में मिलते हैं, आपको एयरलाइंस में ट्रैवल मिलता है। वो चकाचौंध की बात नहीं है। बट हाँ, जहाँ तक जनसेवा का सवाल है, मुझे लगता है कि जो हमारा, मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा, मैं हिंदुस्तान से बाहर भी घूमा। जब मैं और कंट्रीज़ को देखता हूँ और जब मैं हिंदुस्तान को देखता हूँ तो हमें लगता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, और कुछ ऐसे हमारी स्टेट्स हैं जिसमें आप जाते हो तो लोग बहुत गरीब हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों को आपकी ज़रूरत है।
गवर्नमेंट बहुत स्कीम चला रही है, पहले भी सरकारों ने स्कीम चलाई, शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, पहले भी देते रहे हैं। बावजूद उसके भी लोग ऐसे चाहिए राजनीति के अंदर कि जो अपने जो आइडियाज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करके किसी न किसी तरह तक वहाँ तक पहुँचे। तो टर्निंग पॉइंट आज मैं अभी कंप्लीट करता हूँ। आप अगर अभी भी देखेंगे, ये जो पॉडकास्ट भी आप देख रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं से जो नई जनरेशन है, ये आइडिया भी वो लोग लेकर आए। जी, जो पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे, मैं नहीं कहता कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो देश को बहुत आगे तक लेकर गए। बट जो आज राजनीति में भी जो लोगों की ज़रूरत है, वो ऐसे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर रहा हो। आपने ये बोला कि पिछली सरकारों ने काम किया है, लेकिन बीजेपी बार बार कहती है कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और जहाँ कंपैरिजन की बात आती है वहाँ हम ये बोलते हैं कि हमारे कंपैरिजन के अंदर कांग्रेस ने इतना काम नहीं किया। ओके, अच्छा, तो जब आप राजनीति में आए तो टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपका? टर्निंग पॉइंट ये था कि अभी आपने देखा होगा, बहुत छोटे से समय के अंदर भारत ने जो एक मोड़ लिया है, हमारा जो देश, पहले जब हम देखते थे कि जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे सामने है कि दो देशों की लड़ाई हो रही है, दो देशों की लड़ाई के अंदर आज हम उसमें मध्यस्थता करते हैं, हम इस लायक पहुँचे। ये कब हुआ? पिछले 11 साल के अंदर। ये तो देश का टर्निंग पॉइंट था। और इसी चीज़ को देखते हुए जब मैं राजनीति के अंदर आया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो चीज़ें हम लोग बोलते रहते थे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। पर आज जब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ये चीज़ इम्प्लीमेंट करवानी है, तो मैं किसी सांसद के माध्यम से, किसी एमएलए के माध्यम से, किसी मंत्री जी के माध्यम से हम वो चीज़ें करवा लेते हैं। मैं अगर उदाहरण दूँ मेरे गांव का ही, अगर आप देखेंगे तो पहले बहुत समस्याएं थी, जबकि मेरा गांव कलोई हल्के का गांव है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से 2 बार चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। तो वहाँ पानी की मूलभूत समस्या बहुत गंभीर थी, मीठा पानी नहीं आता था। हमारे वहाँ पे जो शमशान घाट का रास्ता था, अगर आप उसकी भी बात करेंगे तो वो रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा था, तो जो हमारी अर्थी थी वो ट्रॉली पे लेके जानी पड़ती थी। ओके, तो ऐसा आलम भी था। स्कूल था, स्कूल बहुत जर्जर हालत में था। आज वहाँ पे 2 मंजिल का स्कूल भी बन रहा है। वहाँ पे हमारा वो शमशान घाट का रास्ता भी बना। हमारा जो मीठे पानी की जो सप्लाई थी वो भी आई। हर घर में लाइट है, वहाँ पे जाके देखिए। हमारा कुलताना से लेकर छारा तक का रास्ता बन रहा है। 14 गलियाँ भी बनी हैं। तो वो मैंने किसके माध्यम से बनवाया? सरकार के माध्यम से बनाया। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो शायद मैं काम नहीं कर पाता। ये तो आपकी बात होगी, लेकिन अगर आप जा सकते हैं सांसद तक या सीएम तक, लेकिन अगर आम जनता की बात करें, वो क्या करें? क्योंकि घोषणा पत्र तो हर इलेक्शन में आते हैं, लेकिन क्या वो कभी पूरे 100% हो पाए? देखिए सौरभ जी, जनता को भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एक हायरार्की होती है हमारी पार्टी के अंदर। अगर आप देखेंगे, एक बड़ी अनुशासित पार्टी है, और उसमें नीचे तक हमारी एक इकाई है। बूथ अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष के ऊपर हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख है, शक्ति केंद्र प्रमुख के ऊपर हमारा मंडल अध्यक्ष आता है, मंडल अध्यक्ष के ऊपर हमारा जिला अध्यक्ष आता है। और एक ज़िले के अंदर 4 विधानसभा हैं, तो वहाँ पे 4 एमएलए भी चुनाव लड़ते हैं। ये 9 विधानसभा पे हमारा एक सांसद है। तो अगर आप हायरार्की के उसमें जाएंगे, अगर मैं कहता हूँ, अगर किसी गांव वाले की आपने समस्या का अगर आप बोलते हैं, एग्जांपल उदाहरण मेरे को देते कि भाई फलां गांव में ये है, तो मैं आपको बताता कि वो वहाँ के जाके मंडल अध्यक्ष से मिले जी, या वहाँ के बूथ अध्यक्ष से मिले, ताकि वो उस बात को जिला अध्यक्ष तक पहुँचाए और जिला अध्यक्ष उस बात को एमएलए एमपी तक पहुँचाए। हो सकता है कई बार कठिनाई होती है कि भाई एमएलए तक पहुँचना मुश्किल है, या किसी सांसद जी तक पहुँचना मुश्किल है, या किसी मंत्री तक पहुँचना मुश्किल है। पर ये एक हमारा हायरार्की है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी तक आराम से पहुंच जाए। और वैसे भी अगर देखें, नायब जी तो लोगों से मिलते हैं सीएम हाउस में, वहाँ पे, और जो समस्या लोगों की सुनते हैं। अच्छा, पहला चुनाव राजनीतिक में चुनाव का अनुभव कैसा रहा आपका? जैसे आपने बहुत से चुनाव देखे, अभी असम में भी आप थे, तो जो पहला ऐसा था वो कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, अनुभव बड़ा अच्छा था, और मैं करीबन 8-9 स्टेट में चुनाव में जा चुका हूँ, मेरी ड्यूटी रही। पीछे हिमाचल में भी मैं रहा, एक ज़िला देख रहा था, उत्तराखंड में भी था, कर्नाटक में भी था, त्रिपुरा में भी था, राजस्थान में भी था। ऐसे तमाम 8-9 राज्य में चुनाव लड़ाने का मुझे मौका मिला। और अभी आसाम में मेरा ये दूसरी बार था। तो अभी जो मैंने देखा वहाँ का माहौल, जब मैं पहली बार गया था तो बीजेपी के पक्ष में था, पर अब की बार जो मैंने माहौल देखा वो उससे भी दुगना था। ओके, जबकि आप मानेंगे नहीं, ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है, और पहली बार ऐसा हुआ है गवर्नमेंट में जब हम लोग आए, और तीसरी बार हम लोग अब रिपीट करेंगे। आपने भी बात करी कि इस बार जो है वहाँ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी असम में,
लेकिन अगर बात करें 85% जो यहाँ पे वोटिंग टर्न आउट रेशियो है लगभग, है ना, तो इसका मतलब हर कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग की है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये बीजेपी के लिए नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए जो दूसरी कम्युनिटी है। देखिए, मैं आपको क्या बोलता हूँ, हम लोग ये एक बहुत ही अच्छा पैमाना हम लोग तय करते हैं कि अगर वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा है तो वो हार ही होती है, ऐसा नहीं है। वो माहौल देखा जाता है, जिस स्टेट के अंदर माहौल जिसके फेवर में है तो वो जो टर्निंग परसेंटेज है वो उसके फेवर में जाती है। ओके। माहौल बीजेपी के पक्ष में है तो जितना ज़्यादा वोट होगा, पोलिंग परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना बीजेपी को बेनिफिट होगा। अगर वहाँ कांग्रेस का पलड़ा भारी होता और तब वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा होता तो वो उनके पक्ष में जाता, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो कभी डर लगा है चुनाव के दौरान ऐसा कि आपको जिम्मेदारी मिली है अगर कुछ? हाँ, एक वाक़या हुआ मेरे साथ है। और वो भी असम प्रदेश में ही हुआ। मैं और हमारे एक चेयरमैन होते थे उस समय पे हमारे साथ में, वो एक रूम हम घर लेके हम लोग रह रहे थे वहाँ पर। तो रात को 1:30 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ओके। तो उठ के मैंने दरवाज़ा खोला तो 17-18 लोग थे, शराब पी के, और उनके हाथ में गन्स थी। ओके। तो बोले, झगड़ा शुरू किया, उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने बोला घर खाली कीजिए आप इधर से। साथ में मकान मालिक का बेटा भी था। ओके। तो उन्होंने बोला कि घर खाली करो नहीं तो मार देंगे आपको। हाँ। तो वो चीज़ें सेटल की वहाँ पर कि जाएंगे तो नहीं हम लोग चुनाव लड़ाने आए हैं, पार्टी के लिए आए हैं, तो सुबह डिसाइड करेंगे, अभी आप लोग जाइए। पर वो काफ़ी एग्रेसिव थे बट वो चीज़ें सेटल हो गई थी। चुनावी रंजिश थी? चुनावी रंजिश नहीं थी, वो कुछ मामला रहा होगा टिकटों का वहाँ पर, तो उनको लगा ये दिल्ली से लोग आए टिकट देंगे। अच्छा। तो उन्हें लगा कि शायद इन्होंने हमारे टिकट काट दिए। ओके। तो कभी ऐसा लगा कि बस अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। अगर ऐसा लगता तो शायद मैं आता ही ना, क्योंकि मेरा आने का जो मोटिवेशन मैंने आपको बताया वो कुछ और है। शायद अगर मेरा अपना स्वार्थ होता तो कई बारी मैं सोच जाता, परंतु मेरा अपना स्वार्थ नहीं है इसके अंदर, तो मुझे कभी नहीं लगा कि छोड़नी चाहिए। अच्छा, तो क्या भाव लेकर के आप चल रहे हैं? भाव मैंने बताया आपको कि मेरा यही है कि जितना से ज़्यादा लोग बेनिफिट हो सके। देखिए, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात बोली थी कि अंत्योदय, कि जो अंत पंक्ति में जो खड़ा है, आखिर में जो खड़ा है पंक्ति के, उसका उदय जब होगा हमारा देश विकसित होगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो लोग गरीबी, अभी मोदी जी ने भी बोला, वो बोले मेरी कोई जात नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, पर मैं 4 वर्गों को जानता हूँ, जिसमें किसान है, जिसमें गरीब है, महिला है, युवा है, और उसमें कोई भी कास्ट का, किसी भी धर्म का हो सकता है। तो मैं उनके लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। तो यही हमारा भाव है कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूँ। मेरे जब दादा लोगों को अगर आप देखेंगे तो सब लोग किसान थे। हम भी युवा हैं, हमारे घर में भी महिलाएं हैं, तो गरीबों के लिए काम करना है, तो यही एक भाव है। आपने मोदी जी की बात करी अभी, तो जब बीजेपी बनी थी कहीं ना कहीं वो हिंदू करके फैक्टर में ज़्यादा था, राइट? उसके बाद अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हिंदू ज़्यादा जो है दूसरी ट्राइब मुस्लिम्स को ज़्यादा फायदा मिल रहा है इस पार्टी में। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप बताइए, जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आपने कभी देखा कर्नाटक का उठा के? वो लोग बोलते हैं मुस्लिम के लिए ये करेंगे, हमने तो कभी नहीं लिखा कि मुस्लिम के लिए नहीं करेंगे। हमने लिखा क्या कभी? हम नहीं लिखते ना, हम ऐसी बात करते, हमारी किसी मीटिंग में ऐसी बात नहीं होती है जी। आज जो योजनाएं चलाई गई हैं उसका बेनिफिट क्या मुस्लिम को नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, क्या हमने लिखा है कि ये स्कीम मुस्लिम के लिए नहीं है? हम नहीं करते। हाँ, कांग्रेस करती है, उसका जो रिएक्शन होता है हमारा वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, जिससे वो लोग घबरा जाते हैं और घबरा के वो एक चीज़ फैलाते हैं कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। तो फिर बीजेपी भी बार बार ये एलिगेशंस क्यों लगता है कि जब भी बीजेपी आती है जात पात बढ़ती है, धर्मवाद बढ़ता है? मैं आपको बोला ना, आप मेरे को बताइए, उदाहरण देंगे कि कब हमने मुसलमानों को इग्नोर किया या किसी जात को हमने इग्नोर किया। आज हमारी पार्टी में अभी चुनाव, जब हम लोग वहाँ थे आसाम में, तो यहाँ के एक विधायक भी थे हमारे साथ, नसीम अहमद। वो क्या हिंदू हैं? वो मुस्लिम हैं, तो वो बीजेपी में क्यों हैं? और तमाम हमारे जितने, आप मेवात में जाके देखिए कितने लीडर्स हैं हमारे मुस्लिम। आप केंद्र में भी देखें, मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हैं, शहनवाज हुसैन जी भी हैं, और इसी तरह अदर स्टेट्स के अंदर भी आप देखेंगे जो लोकल लीडर्स हैं, बहुत हैं मुस्लिम लीडर्स हमारे पास। अगर ऐसा होता तो हम मुसलमान को क्यों टिकट देते? हम मुसलमान को क्यों पार्टी में जगह देते? क्यों हम अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन करते? इवन आपके रोहतक जहाँ बैठे हुए हो, यहाँ का भी जो अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष है वो लड़का, वो भी मुस्लिम है, जबकि यहाँ तो इतने मुस्लिम नहीं है, फिर भी हमने मुस्लिम को वहाँ पे उसको अध्यक्ष बनाया है।
ऐसा नहीं है। देखिए दुष्प्रचार बहुत हो रहा है, और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ व्यूअर्स को भी, संघ को भी कई बार बदनाम करने की कोशिश की गई है। संघ अगर हिंदुत्व की बात करता है, अपने हिंदुत्व का प्रचार करता है, उसमें गलत क्या है? क्रिश्चियंस अपनी मिशनरी चला रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, मुस्लिम्स अपनी जमात चला रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अगर हिंदू ने प्रचार कर लिया तो तकलीफ है। ऐसा क्यों? हाँ, धर्मांतरण को हम रोकते हैं। जो हिंदू बना है आप उसको क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? लेकिन उसमें भी क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है, मैं समझा नहीं। मतलब जो धर्मांतरण के लिए क्या एफर्ट्स किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो संघ देखिए, उसमें बहुत गवर्नमेंट- बड़ी भूमिका निभा रहा है। संघ भूमिका निभा रहा है, परंतु क्या है कि आज अगर मेरे को कोई आके बोले और कोई लालच दे के बोले तो वो गलत है। जी। आपका अगर अपना मन करता है कि आपको कोई धर्म पसंद है, आप उसमें जाना चाहते हैं, आपकी छूट है, कोई मना नहीं करता। बट आप लालच प्रलोभन दे के जो करते हो वो गलत है। 90% केस में तो यही होता है। हाँ, तो वो गलत है ना। हम वही करते हैं, हम उसको एंडोर्स नहीं करते। तो गवर्नमेंट इसमें कोई ठोस बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, मैं आपको बोलता हूँ, बीइंग ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, मैं उसको नहीं लाइक करता हूँ। राइट। आज अगर देखिए, मेरा एक और इंटरव्यू है, आप उसमें आपने देखा रहेगा, वहाँ भी थोड़ा सा धर्म को लेकर बात चली थी, तो वहाँ भी मैंने एक जवाब दिया था कि आज ईरान की हम बात करते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को क्या बोलेंगे? हिंदू कंट्री है। क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल। क्योंकि वो बाहुल्य हैं वहाँ पर। राइट। वहाँ पे हिंदू थे या तो भगा दिए, उनको भी कन्वर्ट कर दिया। हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। जी। पर आज हिंदू राष्ट्र है तो उसको हिंदू राष्ट्र हम बोल रहे हैं, तो उसमें क्या तकलीफ है? और हम चाहते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र रहे। हिंदू होने के नाते हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र रहे। हम किसी और धर्म के लोगों को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहे हैं कुछ। हाँ, पर जो गलत करेगा किसी भी धर्म का लोग है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो पब्लिक तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठी है कि बीजेपी आई है, इतने साल हो गए, इसको हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा। होना चाहिए, हम भी इस पक्ष में है, पर ये डिसीजन फैसला मेरे हाथ में नहीं है, वो फैसला ऊपर के हाथ में है। अगर आपके ऊपर हाथ में वाले होता कितने देखेंगे। दिन में हो जाता? मेरे हाथ में देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, लोग इसको, जो हमारा ओपोजिशन है, ओपोजिशन के पास मुद्दे नहीं है अभी, जी। तो वो इस चीज़ को लॉजिकली ना बताकर उसको नफ़रत के रूप में लोगों के सामने पेश करते हैं, ओके। जो कि बहुत गलत है। जो हमारे को बोला जाता है कि आप हिंदू मुसलमान करते हो या आप जात पात करते हो, हम लोग नहीं करते हैं ऐसा। करने वाले वो लोग हैं, पर उसका ठीकरा फोड़ा जाता है हमारे सर पे। अगर ऐसा हम लोग करते तो सरकारें थोड़ी बार बार रिपीट करती। आज हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है, पहले कभी किसी की बनी क्या? बिल्कुल। असम में तीसरी बार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देखिए आप, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, अब वहाँ पे देखिए। तो ये ऐसा नहीं है। जब आप गहराई में जाएंगे तब आपको चीज़ों का पता लगेगा। वो तो कांग्रेस कहती है कि बीजेपी पोलराइजेशन बहुत करती है। मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको। कहाँ पोलराइजेशन करते हैं, आप बताइए तो सही एक बार। लेकिन पर हाँ, जो गलत करेगा, मैं फिर बोलता हूँ आपको, वो किसी भी जाति से आता है या किसी भी धर्म से आता है, अगर वो गलत करता है उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए और उसको सज़ा मिलनी भी चाहिए। अच्छा, राजनीति में आपका अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा आपके हिसाब से? देखिए, ज़िंदगी स्ट्रगल है, राजनीति तो क्या। जब पढ़ाई करते थे तब पढ़ाई स्ट्रगल लगती थी कि जल्दी से एग्ज़ाम आए, हम उसको ख़त्म करें। स्कूल जाना होता था तो कई बार मन नहीं होता था स्कूल जाने का, तो वो भी एक स्ट्रगल लगता था, क्या स्कूल जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ज़िंदगी एक स्ट्रगल है, संघर्ष है, और संघर्ष के बिना जीत का मज़ा भी नहीं है। तो संघर्ष तो हर दिन प्रतिदिन आपके सामने कुछ ना कुछ रहता है। तो राजनीति जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी जैसे आप ही ने बोला, इस तरह की चीज़ों को फेस करना, ये कौन सा आसान बात है? जी। ये भी एक संघर्ष ही है। हमें भी लगता है कि हम लोग समझदार लोगों को समझाने में ही संघर्ष कर रहे हैं, कि अभी तक उनको समझा नहीं पाए कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। और जो लोग बहका देते हैं, उनके बहकावे में लोग आ जाते हैं, उनकी बातों को सत्य मान लेते हैं। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको नाम नहीं मिला? देखिए, नाम के लिए जिस दिन काम करूँगा उस दिन ये बात मेरे अंदर आएगी, पर अभी तक ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं है। तब आपके परिवार ने कभी राजनीति में घुसते हुए उनको लगा कि आपको की सपोर्ट नहीं करा या सपोर्ट करा, कैसा? देखिए, मेरी फैमिली टचवुड इस चीज़ में बहुत अच्छी है कि कई बार रात को हम लेट भी आते हैं। अभी जैसे 1.25 महीना मैं असम में था, 3 महीना हिमाचल प्रदेश में था, 2.5 महीने के करीब मैं उत्तराखंड में था। अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तो वो लोग भी मैनेज करते हैं। मेरी वाइफ है, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बच्चों का सारा वही देखते हैं। और मेरे फादर मदर हैं, वो सारा देखते हैं। भाई हैं मेरे, भाइयों का अच्छे से कोऑपरेशन है। तो अगर ये सब ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं सोशल लाइफ में तो राजनीति survive में कर सिर्फ पाऊंगा। आप हैं? हाँ, राजनीति में मैं हूँ मेरे परिवार से।
अच्छा, आपने चौटाला साहब का जिक्र किया था कि जब आपके उन्होंने गले में माला भी डाली जब आप छोटे थे, जी। तो आपकी आइडियोलॉजी वही है या कोई और है? देखिए, आइडियोलॉजी एक अलग चीज़ है कि आइडियोलॉजी जो हमारी है, अगर वो होती तो शायद मैं एनएलडी ज्वाइन करता। ओके, राइट। ठीक है, आइडियोलॉजी मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है, शुरू से इनकी आइडियोलॉजी मेरी मैच करती है, तभी मेरी पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है। और साथ ही क्योंकि देखो बीजेपी काफ़ी डिसिप्लिन पार्टी है, जी। तो आप ऐसा क्या करते हैं डिसिप्लिन में रहने के लिए रोज? देखिए, डिसिप्लिन क्या है मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे बिल्कुल फौज के स्टाइल में काम करती है, राइट। जैसे आर्मी। तो मेरा, हाँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को बोलूँ, मैं बचपन में भी थोड़ा नॉटी रहा, और शादी के बाद तो जिस फैमिली में मेरी शादी हुई वो लोग सारे मैक्सिमम फ़ौज में ही है। मेरे साले की बात करूँ, ही इज़ लेफ्टिनेंट कर्नल, उसकी वाइफ है वो अभी ग्रुप कैप्टन है एयरफोर्स में, मेरी साली है लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरा साडू है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेरे ससुर लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, एक साला और है वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक साला और है ही सर्विंग आपका डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल है। तो वहाँ से भी मेरे को डिसिप्लिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और भारतीय जनता पार्टी तो देखिए, जब आप किसी भी टीम में काम करते हैं तो आपको अगर टीम में रहना है और टीम में आगे बढ़ना है तो उनके कायदे कानून आपको सीखने पड़ेंगे। जी। अगर आप वो नहीं सीखते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। तो हमने भी कोशिश की और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि राजनीति में ईमानदार लोग नहीं रह सकते, अग्री करते हैं इस चीज़ से? नहीं, ये एक देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना ज़रूरी है। क्यों? जो अच्छी जॉब्स करके आ रहे हैं या अच्छे बिजनेस कर रहे हैं और फिर वो राजनीति में आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं ऐसा महसूस होता होगा कि मेरे को चोरी करनी चाहिए कहीं पे जाके, या अपनी जो हमारे जो क्या बोलते हैं हम लोग मोरल वैल्यूज़ हैं उनसे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि लोग आपको बोले कि आप ईमानदार नहीं हो, आप डिसऑनेस्ट हो। ईमानदारी के साथ मैं आपको ऑन कैमरा बोलता हूँ, अगर कोई रहना चाहे तो 100% सर्वाइव कर सकता है, और आने वाला समय सिर्फ ईमानदार नेता का ही रहेगा। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते? हम जॉब कर रहे होते और अभी तो बिजनेस है तो उस बिजनेस को बढ़ा रहे होते और आगे। ओके। अच्छा, अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा को लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो, अगर कंपेयर किया जाए इस टाइम पे क्राइम बहुत चरम पे है, मतलब हर दूसरे आदमी से रंगदारी मांगी जा रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूटा जा रहा है, तो उसको कंट्रोल भी इस लेवल पे नहीं कर पा रहा है। हालांकि पुलिस लगी हुई है, बट फिर भी ये वारदात कम नहीं हो रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हो रही है, सरकार अपना काम कर रही है। तो कल भी पीछे जो हुआ था अभी ये डीगल में एक, आपने देखा होगा, उसमें भी एक अभियुक्त को उन्होंने गिरफ्तार किया है, और उससे पहले भी दूसरी कंट्री से भी लोगों को उठा के लेकर आएगा। एसटीएफ अपना काम कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि बाकी जो अपराध कर रहे हैं उनके अंदर डर बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है डर खत्म हो चुका है प्रशासन का, पुलिस का? देखिए, डर से ज़्यादा मैं एक बात बोलूँगा कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि आपके घर में आपके माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, और जिस लाइन में आप जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उस लाइन में आपका फ्यूचर नहीं है। आप समझिए, आप कितने लोगों को देखेंगे जो वापस भी आए हैं। अभी मैं किसी और इसी लड़का था जो पहले क्राइम के उसमें वर्ल्ड में था, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। वो लोगों को ओपनली बोल रहा है कि मैं जेल में भी रहा हूँ और जेल में मैंने ऐसी ज़िंदगी देखी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा दुश्मन भी ना जाए। मैंने घर को बर्बाद होते हुए देखा है कि मेरा वो नहीं बोलता है कि मतलब कोई भी आकर मेरे माँ बाप को टॉर्चर करता है, चाहे वो पुलिस वाला है, कोई भी है, तो ऐसी नौबत क्यों आए? अभी क्या लोगों को ये चीज़ें अच्छी ज़िंदगी दिखती है उनको, और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, परंतु बच्चों को समझने की ज़रूरत है, यूथ को, कि इनसे जितना दूरी बनाई जाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर लोगों की बात करें, आज भी सुनने को आता था कि हुड्डा साहब के टाइम पे क्राइम खत्म हो गया था, क्या देखिए, हुड्डा साहब का जो टाइम था वो समय अलग था, आज का समय अलग है। हुड्डा साहब के टाइम पे अगर आप देखेंगे रंगदारी कितने लोगों से मांगी जाती थी शहर में, एक या दो, आज कितने लोगों से मांगी जा रही है जी। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना और इस चीज़ को कंट्रोल करने में थोड़ा सा फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही है, सरकार इस पे काम कर रही है। आपने पीछे भी देखा कितने एनकाउंटर्स हुए हैं। तो सरकार अपना काम कर रही है, लोगों को दूसरे देशों से उठा उठा के लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तो साथ ही एक बहुत गंभीर मुद्दा और है हरियाणा का, नशा। पहले उड़ता पंजाब का जाता था, अब हरियाणा में खिलाड़ी की जगह नशेड़ी निकल रहे हैं। स्टेडियम में जाओ आपको सिरिंज मिलेंगी, आप कहीं चल किसी पब्लिक वॉशरूम में चले जाओ वहाँ आपको सिरिंज, कोरेक्स की डब्बी, मतलब तरह तरह का नशे के आपको सामान मिल जाएंगे।
बात सही है। मैं आपसे सौरभ जी सहमत हूँ इस बात से कि नशा जो है वो हमारा भविष्य जो है देश का उसको भी ख़त्म करता है, ना कि नशा करने वाले को ही ख़त्म करता है। पहले पंजाब का बहुत बुरा हाल था, अभी मैं देख रहा हूँ हरियाणा के अंदर भी कि ये नशा इतने बुरी तरीके से बढ़ रहा है। पहले जो हमारा बॉर्डर एरिया था पंजाब के साथ, पहले वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता था जी। वहाँ भी जब हमारी ऑफिसर से बात होती थी या किसी हमारे लीडर से बात होती थी या दोस्तों से बात होती थी तो ये चीज़ सुनते थे। बट अभी हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ भी सुन रहे हैं इस बात को कि रोहतक है जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर भी ये चीज़ शुरू हो गई है। अगेन मैं आपको एक बात बोलूँगा कि ये एजुकेशन जो हम दे रहे हैं बच्चों को, और बच्चों पे कंट्रोल, सबसे पहले घर से कंट्रोल, फिर उनका स्कूल में कंट्रोल, जब तक वो नहीं होगा तब तक आप आज घर से बच्चा निकलता है, मैकेनिज्म क्या है हमारा उसकी मॉनिटरिंग का। अब घर से तो साइकिल उठाई या बाइक उठाई, उसने स्कूल के लिए निकल गया, अब वो स्कूल में गया है नहीं गया है वो कौन कंफर्म कर रहा है। उस चीज़ का माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, और ये घर से ही चीज़ें सेटल होंगी। बाहर से सरकार ने तो बहुत ड्राइव चला रखी है इसको लेकर, नशा मुक्ति केंद्र खोले हुए हैं, तरह तरह की ड्राइव चल रही हैं। आपने देखा पीछे राहगिरी के इवेंट हुए और इवेंट हुए हैं, पर इसको रोकने के लिए सबसे पहला काम घर से शुरू करना पड़ेगा। घर के तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, राइट। लेकिन उसमें एक चीज़ है, प्रशासन की ढील के बिना कोई कुछ नहीं बेच सकता। सौरभ जी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखिए हम बोलते तो हैं कि प्रशासन की गलती है, कमी किसी में भी निकालिए, बहुत आसान है, पर इतने कितने केसेस हमारे आपके पास आए हैं या हमारे पास आए हैं कि उसने बताया कि ये ड्रग डीलर है और इसको पुलिस नहीं उठा रही है। ऐसा कोई केस है तो बताइए आप जी। बट हम ये बोल देते हैं। शहर में इतनी जगह है, बगल में चौकी है एक एरिया की, और वहां पे खुले में नशा बिकता है, बावजूद उसके वहां पे रेड पड़ती है, मना नहीं कर रहा हूँ, रेड भी पड़ती है, वही बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट उसको शून्य क्यों नहीं करा जा रहा है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप बताइए, पर उसको कोई बताए तो सही कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है, तो जाके वो कंट्रोल तो करे वहाँ पे। वो कंप्लेंट्स भी तो होनी चाहिए ना वहाँ पे, अवेयरनेस। जैसे कुछ एनजीओज होते हैं, एनजीओज अपना काम करते हैं कि भाई नशा, अगर हमारे को नशा मुक्त भारत बनाना है, एक एनजीओ ने मिशन लिया, उस मिशन को लेके अगर चल रहा है तो वो कैसे करेगा उसको? वो जाएगा, बताएगा, गवर्नमेंट के साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके काम करेगा कि उस एरिया के अंदर इतनी ड्रग्स बिक रही है और वो बेचने वाले लोग हैं, उनके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करेंगे। पर ऐसा कुछ हो ही नहीं, किसी के अगेंस्ट में एफआईआर नहीं आ रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, आप कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि बच्चे का बाप जाके शिकायत लगाए कि मेरा बच्चा रोज़ नशा करके आता है, आप इसको उठाइए, इसको इंटरोगेट कीजिए, पूछिए इससे कहाँ से लेकर आता है। ऐसा नहीं है। ये मैंने तभी आपको बोला, ये चीज़ें घर से ही स्टार्ट होंगी। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैंने बताया कि हम लोग स्कूल में भी नॉटी होते थे थोड़े से, तो मेरे फादर ने मेरे दोस्त से कुछ पूछा मेरे बारे में, तो उसने, जबकि मुझे पता था कि वो मैंने गलत किया है, तो उसने बोला नहीं नहीं अंकल ये बिल्कुल ठीक किया है। तब उन्होंने एक लाइन बोली थी उसको कि तू इसका दोस्त नहीं है, तू इसका दुश्मन है। और ये चीज़ आज रियलाइज़ नहीं करोगे, बाद में रियलाइज़ करोगे। तो शायद मेरे फादर की बात मेरे को आज समझ में आती है कि जो बात उन्होंने उस टाइम पे बोली थी उसका क्या मीनिंग था। तब तो मुझे लग रहा था कि मेरे दोस्त को डांट दिया उन्होंने, पर आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक उसको बोला था। तो ये चीज़ें घर से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर घर में आप कंट्रोल करते हो तो मैं बोलता हूँ 80% चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। जब आप क्या चाहते हो, मतलब आपका क्या किस टाइप से थॉट है कि जनता आपको किन कामों के आधार पर याद रखे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, याद रखना ना रखना एक अलग विषय है, परंतु मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको अपने गांव की मूलभूत सुविधाएं थी जो वो वंचित थे मेरे गांव वाले उससे, तो उनको मैंने दिलवाया। अभी भी कुछ लोग आते हैं तो जो मैं उनकी मदद कर पाता हूँ मैं मदद करता हूँ उनकी, तो वो होना चाहिए। कोई आज हमारी सरकार कोई पॉलिसी लेकर आती है, कोई बेनिफिशरीज के लिए स्कीम लेकर आती है और वो उसको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग आपको आयुष्मान भारत का कार्ड दे रहे हैं और कोई लाभार्थी बोलता है कि मैं उसके लिए एंटाइटल्ड हूँ और मुझे वो नहीं मिल पा रहा है, तो वो गलत है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो गवर्नमेंट बना रही है किसी लाभार्थी के लिए कुछ चीज़ें, तो उस तक पहुँचनी चाहिए, उसका लाभ उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। कोई भी हिंदुस्तान के अंदर पेन में ना रहे, सब लोग सुखी रहें। हम जब जाते हैं बाहर, मैं जर्मनी भी, यूरोप भी गया, मैं दुबई भी गया, काफ़ी कंट्रीज़ मैंने घूमी, तो वहाँ पे जाके हम लोग क्या देखते हैं और क्या अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत सिटीज़ आर वेरी क्लीन, लोग बहुत सिविलाइज्ड हैं, बड़े अच्छे से रहते हैं और गवर्नमेंट उनका बहुत अच्छे से टेक केयर करती है।
बट वही लोग वहाँ जाकर तो डिसिप्लिन में आ जाते हैं, पर यहाँ आके नहीं रह पाते। साथ ही धर्म परिवर्तन की बात चल रही थी नागेंद्र जी, तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर धर्म परिवर्तन कोई करता है तो जो उनको SC ST या OBC के जो भी आरक्षण है या जो फैसिलिटीज़ है वो सब खत्म हो जाती है। तो आप कितना सहमत है इस चीज़ से? देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये माननीय न्यायालय का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसको एज ए पार्टी, एज ए गवर्नमेंट, हम लोग ना तो उस पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, ना हम लोग उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो उनका आदेश है और वो कुछ सोच के सारे चीज़ों को, तथ्य को देख के उन्होंने ये ऑर्डर दिया रहेगा। तो मैं तो मानता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट हमारा करता है, न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, वो ठीक करता है। तो अगर हम बात करें, असम वोटिंग की बात हुई है हमारी अभी, क्या 85% वहाँ पर वोटिंग हुई है। अगर मान लो सारा माइनॉरिटी वोट जो है कांग्रेस के खामे में चला जाए तो कैसे जीतते हैं? हमें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सोचिए, अगर कांग्रेस माइनॉरिटी जैसे चिल्ला रही है वहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि नॉन माइनॉरिटी वोट को पोलराइज नहीं होगा? आप जो चीज़ हमें ब्लेम करना चाह रहे हैं कि भाई बीजेपी पोलराइजेशन करती है, तो कांग्रेस का तो साफ दिख रहा है, आप अपने मुंह से बोल रहे हो कि पोलराइजेशन वो कर रहे हैं और माइनॉरिटी वोट पूरा उधर जाएगा। तो जो नॉन माइनॉरिटी वोट है वो भी तो बीजेपी को आएगा। तो बिना पोलराइजेशन के बीजेपी जीत कैसे सकती है? क्यों नहीं जीत सकती? आपको क्या लगता है वहाँ पे मुस्लिम वोटर कितना है? आप बताइए मेरे को, आप आंकड़े पे बात कीजिए ना। और आपको क्या लगता है कि वो सारा मुस्लिम वोटर एक जगह है? ऐसा भी तो नहीं है। कहीं पे हो सकता है 5% होगा, कहीं पे 10% होगा, कहीं पे 12% होगा, कहीं पे 3% भी होगा। तो वो भी तो देखिए, सीट 126 है, वहाँ पर कोई 5 या 10 सीट नहीं है। तो आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरी बार वहाँ पे सरकार बनाएगी? 200%। 200%। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, आप देखिए पॉपुलरिटी देखिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर की। नाउ ही इज़ अमंग टॉप 3 चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं जब वहाँ पे गया, लोग उनको मामा बोलते हैं, मामा मामा मामा। मतलब किसी ने उसको देखा है या नहीं देखा है, परंतु उनके लोगों के मन में दे आर हैविंग वेरी हाई रिगार्ड फॉर हिम, कि हमें जो दिया मामा ने दिया, हमें जो दिया मामा ने दिया। अच्छा, आप बीजेपी में जो है सह चुनाव अधिकारी रहे हैं, है ना जी। तो बीजेपी का संगठन इतना डिसिप्लिन्ड कैसे वर्क करता है कंपैरेटिव टू कांग्रेस? की बात करें, कई बार देखा स्टेज पे धक्का मुक्की हुई है, या माइक को लेकर के रोहतक में भी ऐसा देखा गया। तो डिसिप्लिन कैसे बीजेपी में? देखिए, हमारा जो मूल संगठन है वो संघ है। तो संघ में अगर आप कभी जाएंगे, मैंने आपको बताया, वो बिल्कुल इंडियन आर्मी की तरह काम करते हैं। वहीं से हमारा जो चरित्र का निर्माण हो रहा है पार्टी का, वहीं से हुआ है। और अनुशासन भी उसमें से एक पहलू है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस रखा जाता है। अभी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी मीटिंग होगी तो उसके ऊपर जो चेयर, जो डिग्निटरीज अलाउड हैं, वही आपको मंच पे मिलेंगे, उससे अलग नहीं मिलेगा। अब जो वक्ता जिसको बोलने के लिए बोला जाएगा वही बोलेगा। और कई बार तो ऐसी भी बैठक रही हैं, आपने टीवी में भी देखा होगा, कि माननीय मोदी जी भी लोगों में बैठे हैं और मंच पे कुछ और लोग बैठे हुए हैं। परंतु कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर पद की गरिमा है। यहाँ पर हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो जब प्रदेश अध्यक्ष का काल पूरा कर लेते हैं, उसके बाद वो अलग दायित्व में रहते हैं। अगर वो राष्ट्रीय टीम में नहीं गए तो वो हमारे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बन के रहते हैं। परंतु कांग्रेस में ऐसा नहीं है। वहाँ पर लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चीफ मिनिस्टर बन गए तो हमेशा वही रहने चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, और यही भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती है कि यहाँ पर माननीय मनोहर लाल जी भी चीफ मिनिस्टर रहे, और अभी उन्हीं के रहते रहते माननीय नायब सिंह सैनी जी भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बावजूद उसके बार बार कुछ बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज होते रहते हैं कि नए बंदों की पूछ हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी एक बात मैं पिछली थोड़ी सी कंप्लीट कर लूँ, फिर आपको इसका भी जवाब देता हूँ। कि जैसे फडणवीस जी का उदाहरण था। फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो डिप्टी सीएम रहे, और फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए। पर उनके मन में इतना सा भी भाव नहीं आया कि मैं सीएम था तो मैं सीएम ही रहना चाहिए। आपने देखा कि राहुल गांधी के साथ कितना टसल होता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कितनी बार वो ब्लैकमेल करते हैं उनको। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, क्योंकि आइडियोलॉजी जो भारतीय जनता पार्टी की, वो एक विचार है। उस विचार के साथ हम लोग जीते हैं, और उसी विचार के साथ हम लोग राजनीति करते हैं, उसी विचार के साथ हम लोग चलते हैं। अभी आपने एक सवाल किया, मैं कह रहा था कि कुछ कार्यकर्ता है जो पुराने बीजेपी की, वो नाराज रहते हैं। आपने बोला कि नए कार्यकर्ता की पूछ हो रही है, पुराने कार्यकर्ता की पूछ नहीं हो रही। देखिए, ऐसा नहीं है। एक परिवार है, मैं आपको परिवार से उदाहरण देता हूँ कि जब भी कोई नया परिवार में आता है, उसको आप सपोज कीजिए, आपकी जब शादी हुई होगी
तो आपकी भी जो वाइफ आई होंगी तो आपके माता पिता बहन भाई उन्होंने उसको तवज्जो ज़्यादा दी होगी कि वो दूसरे घर से आई है, उसको ऐसा ना महसूस हो कि मैं कहीं बाहर से आई हूँ और वो अकोमोडेट ना कर पाए। अब उसमें अगर ननंद को ये दिक्कत हो जाती है कई बारी कि भाई वो बहू की पूछ ज़्यादा हो रही है, तो उसका क्या कर सकते हैं, वो स्वभाव है। उनको भी समझना चाहिए कि ये बाहर से आई है, एक घर छोड़ के आई है, तो उसका मन यहाँ लगना चाहिए और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको यहाँ पे रखना चाहिए। ओके, तो आ जाता है भाव, स्वाभाविक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में क्या लगती है आपको? कांग्रेस में मेरे को आप यही बताइए स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, या ऐसा क्या पॉइंट है कि जिसमें हम बोल सकते हैं कि कांग्रेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक जो पोलराइजेशन आप बोलते हो, मैं उल्टा बोलता हूँ कि वो क्या बोलती है कि मुस्लिम तो मेरे हमारी जागीर है। सिर्फ यही तो एक स्ट्रेंथ है, और इसके अलावा क्या बताइए मेरे पास। एक सरकार को गाली देना, हर डिसीजन को गलत बताना, लोगों के लिए कुछ भी अच्छा करे उसको नकारना, यही है और क्या है। आपस में उनकी बनती नहीं है, लीडर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ख़राब होती तो उनके बड़े सीनियर लीडर, चाहे किरण चौधरी रही हैं उसके अंदर, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हो एक समय पे, वो सब लोग क्यों आए थे इधर में। केंद्र में कितने लोग हैं, आप सिंधियाज को देखिए, तो वो लोग क्यों आए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश हित के लिए जो काम कर रही है वो ये पार्टी काम करती है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जैसे बीजेपी है, इतना बड़ा संगठन बन चुकी है कि पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल तक जो है व्यक्ति जुड़े हुए हैं, इवन गली गली तक जो है पूरा होल्ड है, कांग्रेस में यही कमी है? नहीं तो अगर आज दिशा कुछ और होती? संगठन है ही नहीं कांग्रेस के अंदर, और जो इनके इंटरनल लीडर्स हैं वो संगठन को बनना भी नहीं देना चाहते। जिस दिन कांग्रेस का संगठन बन जाएगा उस दिन नेताओं की दुकान बंद हो जाएंगी। आप समझिए ना, वहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, या जितने तमाम और भी लीडर्स हैं, कुलदीप शर्मा हैं, अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी वहाँ चले गए हैं, कुमारी शैलजा हैं, आप देखिए इन सब की दुकान बंद हो जाएंगी जिस दिन संगठन खड़ा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी में आप किसी को बोल सकते हैं कि ये अगला मुख्यमंत्री होगा या ये अगला प्रधानमंत्री होगा, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यह संगठन है। ये पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, संगठन की राजनीति करती है। और कांग्रेस है वो लीडरशिप है, वहाँ वो अपने लीडर की पार्टी है अपनी, और एक लीडर के ही साथ चलना, लोग लीडर के पीछे चलना, वहाँ पे संगठन नाम में तो जीरो है, संगठन है ही नहीं। कांग्रेस आज अगर हरियाणा की बात करूँ तो क्या बोला जाता है कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस। इसी तरह आप किसी अदर स्टेट में जाएंगे वहाँ भी आपको यही सुनने को मिलेगा कि एक लीडर होगा और वही पार्टी होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो संगठन जिस दिन कांग्रेस में बनेगा मुझे लगता है कांग्रेस मजबूती में आएगी। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, पर्सनल तौर पे विधानसभा चुनाव थे हरियाणा में, कांग्रेस मतलब जिस स्थिति जो दिख रही थी, बीजेपी हारती हुई दिख रही थी, मानते हैं नहीं मानते? फिर आगे अभी आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तब से आप बोल रहे हैं ईमानदारी से बताइए। तो सब कुछ ईमानदारी से बता रहा वो बता रहा हूँ कि अगर पार्टी का मेंबर होने के अलावा अगर बात करें, एक माहौल होता है, माहौल कांग्रेस ने बहुत अच्छा बनाया था, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, परंतु उस माहौल को वो वोटर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए, वोट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए। कैसे, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ, कुछ फैक्ट्स के साथ बताता हूँ। क्योंकि देखिए वैसे तो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार बना रही थी, कांग्रेस सरकार बना रही थी, बीजेपी की बन गई। बीजेपी की क्यों बनी? जब हमारी लोकसभा 5-5 दोनों को मिली थी तो विधानसभा में हम उनसे लीड कर रहे थे। वो 44 सीट्स पे लीड कर रहे थे, हम 46 सीट पे लीड कर रहे थे। ओके। और हमारा ऐसी वोटर उन्होंने इतना भ्रमित कर दिया था संविधान की कॉपी दिखा दिखा कर कि ऐसी वोटर हमारे नहीं आया था लोकसभा के अंदर जी। जब हमारी जींद में रैली हुई, डीएससी समाज ने रैली की, एक पाँव पे खड़े होकर जब उन्होंने कसम खाई वहाँ पे, तब जो डीएससी समाज हमारे साथ खड़ा हुआ मजबूती के साथ, क्या आपको लगता है फिर भी हम 46 से नीचे चले जाते? जब एससी समाज हमारे साथ नहीं था तब हम 46 पे खड़े थे 5 लोकसभा लेकर, और जब एससी समाज हमारे साथ आ गया वापस तब भी हम लोग 46 से नीचे चले जाएंगे। ये एक भ्रम था और वो बबल फटा, लोगों के सामने पिक्चर आ गई। यानी कि जीत का श्रेय कांग्रेस में किसी को नहीं देना चाहते? नहीं, कांग्रेस को क्यों जीत का श्रेय दे? जब जीत हमने ली है। आज एक बैट्समैन अपनी बैटिंग करता है या एक बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है और वो बोलता है कि मैं फील्डर को श्रेय दे दूं, तो क्यों देगा? क्योंकि लोगों के मुंह पे आती है कि कांग्रेस ने जीत परोस के बीजेपी को दी है थाली में। तो वो कोई कमी रही होगी उनकी, पर ऐसे परोस के तो कोई नहीं देता है, मुझे तो नहीं लगता है जी। आप देखिए कांग्रेस ने कहाँ रैली में कमी छोड़ी थी, कहाँ अपने प्रचार में कमी की थी जी। आप बताइए मुझे। शाम दाम दंड भेद सब लगाया उन्होंने, फिर भी वो लोग सरकार नहीं बना पाए। तो परोस के कहाँ दे दी? जी। परोस के देना होता तो अभी राज्यसभा का चुनाव देखा था आपने, फिर तो क्यों
मोदी जी को चुनाव जिताते वो फिर तो एक राज्यसभा में और दे देते, वो परोसना होता है। जी, चुनावों का दौर चल रहा है फिलहाल, असम का हुआ है, बंगाल के भी जी। होने हैं। तो इस बार सबसे बड़ी रणनीति बीजेपी क्या है, आइडियोलॉजी या वेलफेयर? देखिए, बीजेपी आइडियोलॉजी के साथ तो चलती ही चलती है, और वेलफेयर का मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए ये एक विचार है, मैं आपको थोड़ा पीछे और लेके चलता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब एक आपकी तरह ही कोई मीडिया कर्मी थे, उन्होंने जब उनसे पूछा कि आप विकसित भारत की बात करते, जैसे आज मोदी जी बोलते हैं कि हम लोग 2047 में विश्व गुरु बनेंगे, हमारा देश विश्व गुरु होगा, तो वो बात उन्होंने उनसे पूछी कि आप विकसित भारत को कैसे डिफाइन करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है और जो प्रथम व्यक्ति है, जिस दिन उसका डिफरेंस कम हो जाएगा, हमारा देश विकसित हो जाएगा। और उसी लाइन पे काम करते हुए मोदी जी ने, आप देखिए ना, अमीर और गरीब का कितना कम कर दिया गैप। अमीर आदमी पक्के घर में सोता था, गरीब आदमी कच्चे घर में सोता था। जन आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने उनको पक्के घर दिए। उज्ज्वला योजना के तहत उनके घर में गैस पहुंचाई, चूल्हे से राहत दिलवाई। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो थी, आज उनको आयुष्मान भारत दे के उन्होंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाने की उनको गारंटी दी। तो ये जब सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, तो ये हमारा जो एक विज़न है, ये वेलफेयर की जो आप बात कर रहे हैं, वो यही है कि हमारे विचार को लेके साथ और लोगों का वेलफेयर करते हुए हम देश को विकसित भारत और विश्वगुरु बनाएंगे। आपने आयुष्मान भारत की बात करी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें से सारी लगभग वो बीमारियां निकाल दी गई हैं जो जिनमें खर्चा ही मेजर होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप कौन सी निकालिए, आप मेरे को बताइए जो मेजर किस में खर्चा है। आज जो अगर हम स्टेंट की बात करते हैं, वो आज भी डल रहा है उसके अंदर, कब निकाला है उसको। और स्टेंट के रेट जो गवर्नमेंट ने किए हैं, पहले जो रेट डलता था और उसका जो फिक्स किया है कि भाई 25,000 में आपका स्टेंट डलेगा, पहले लोग उसके 3.5 लाख रुपए, 5 साढ़े 5 लाख रुपए ले रहे थे। वो भले ही आयुष्मान में, आज मैं कहता हूँ अगर नहीं भी लेना उसको तो भी 25,000 में डलवा सकते हैं जाके, उस पर भी 1 लाख 1.25 लाख का इलाज का कैप है कुछ। तो ये भी तो लोगों के वेलफेयर के लिए है। आज अगर मैं किसान भाई की बात करूं, तो आज से पहले किसने किसान का सम्मान किया था? 6,000 रुपये हम किसान को देते, उनके सम्मान के लिए दिए। आप उनको जो हमने क्रेडिट कार्ड बना के दिए, आप उसकी लिमिट हम लोगों ने बढ़ाई है। आप उनके जो खाद बीज का अगर आप उसका देखेंगे, उसमें हमने उनको राहत दी है। अब देखिए ना, हर वर्ग को साथ लेके हम लोग चल रहे हैं। युवा वर्ग की अगर मैं बात करूं, हमने ऋण देने के लिए योजनाएं बनाई ताकि वो लोग स्वावलंबी बने, अपना व्यापार कर सके। महिलाओं की आप स्कीम देखिए, कितनी महिलाओं की स्कीम हम लोगों ने निकाल रखी है। बच्ची पैदा होती है तब से लेके शादी तक और आगे तक हम उसका खर्चा उठाते हैं अलग अलग स्कीम के तहत। तो महिलाओं को ध्यान रखा है, तो चारों वर्ग का ध्यान रखते हुए सरकार काम कर रही है, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही है। मिडिल क्लास के लिए सरकार क्या कर रही है? मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा कर रही है। हम बताइए कहाँ गलत है। अभी आपने टैक्स की स्कीम देखी, जब हमारा बजट आया था तो मिडिल क्लास के लिए पूरा टैक्स था, बजट था। मिडिल क्लास टैक्स ही तो भरता है, उसके अलावा क्या मिल रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास हमारा टैक्स भरता है और उसके अलावा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास में भी ऐसे लोग हैं जो 70 साल से ऊपर है जी, उनको भी आयुष्मान की हमने सुविधा दी है। 5 लाख रुपए का इलाज करने के लिए उनको बीमा दिया गया है। ऐसा नहीं है, कुछ योजनाएं हैं जो उनके लिए भी है। बट हाँ, सबसे पहले क्या होता है, आप भी देखिए, परिवार में अगर 4 लोग हैं, जो सबसे कमज़ोर होगा सबसे पहले उसका उत्थान किया जाएगा, ना कि जो पहले अमीर है वो तो अमीर है ही है। तो पहला जो फोकस है गवर्नमेंट का, प्राइमा फेसी हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो हमारा नीचे तबके का आदमी है उनका हम उत्थान करके उनको ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मिडल पे आएंगे। अच्छा, आप असम में गए थे, आपने वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ ऐसा देखा जो मीडिया में नहीं आई या कवर नहीं हुई इलेक्शन के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे एक अलग ही राजनीति है, लोगों का तरीका, खान पान, रहन सहन बिल्कुल अलग है। वहाँ पर ज़्यादातर क्या है कि अगर आप देखेंगे, लोगों की डिपेंडेंसी सरकार पे ज़्यादा है। थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है ज़्यादा, हमारे यहाँ पे डेवलप्ड एरिया ज़्यादा है। तो वो ऑल टुगेदर अलग चीज़ है और हरियाणा एक अलग चीज़ है। तो मीडिया में आने की बात, मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कोई बात थी कि जो मीडिया में नहीं आई। और चुनाव के समय पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि छोटी सी भी चीज़ कहीं पे हो, घटित हो और वो मीडिया कैप्चर ना करे, क्योंकि आप लोग इतने मजबूत हैं। अच्छा, मुद्दे की अगर बात करें, जैसे कॉमन मुद्दा होता है, जैसे मान लो पंजाब में पैसों का कॉमन मुद्दा चला था जब आम आदमी पार्टी सरकार में, ठीक है, तो इसी तरह वहाँ पे क्या कॉमन मुद्दा था? देखिए, कॉमन मुद्दा हमारा तो वही था, डेवलपमेंट को लेके हम लोग काम कर रहे थे। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। इस एरिया, मैं तामुलपुर ज़िले में था,
भूटान बॉर्डर लगता है पूरा, तो वहाँ पे नदियाँ हैं जैसे, तो लोग बताते थे कि दादा 15 साल पहले तो यहाँ पे हम लोग किश्तियों में जाते थे। अच्छा। अब ये बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो 4 पुल बना के दिए हमारे को, हम लोग कम से कम मोटरसाइकिल पे गाड़ी में हम लोग चले जाते हैं। पहले तो वो मोटरसाइकिल भी किश्ती में रखनी पड़ती थी और फिर उसको उस पार ले जाया जाता था। तो आज मैं आपको फिर आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि ये नफ़रत की राजनीति नहीं है, ये राजनीति मूल्यों की है और सिर्फ अंतर की है। जो आपने बोला कि कांग्रेस को बीजेपी बोलते हैं कि काम नहीं किया, वो हम इस चीज़ को बोलते हैं कि ये काम नहीं किया कि आप किश्ती आज जहाँ पर ब्रिज बन सकता है तो वो ब्रिज पहले क्यों नहीं बन सकता था। उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और रही, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। अभी जैसे आपने बोला मिडिल क्लास, हमने मिडिल क्लास को हो सकता है अभी पीछे रखा, पहले कमज़ोर आदमी को लिया है कि हम पहले इनको डेवलप करेंगे। हमारे मुद्दे वो हैं जो एक आम जन के मुद्दे हैं, जो आम जन की परेशानी है। हमारे वो मुद्दे नहीं है कि भैया जो ऑलरेडी रईस है हम उसको और रईस कर दें, या मेरी कोठी 500 गज की है, मैं अभी राजनीति में हूँ, कल को मैं मंत्री बनता हूँ तो मेरे को 5000 गज का एक किला चाहिए। हमारे मुद्दे वो नहीं है, हमारे मुद्दे आम जन के मुद्दे हैं। मूलभूत सुविधा जनता का अधिकार है जी। हरियाणा में लगभग बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पे सड़कों के हाल बुरे हैं और उसके जगह चौक और चौराहे सजाए जा रहे हैं। सड़कों पे बजट क्यों नहीं लगाया जा रहा? बजट ही कमी है आप कहाँ की बात कर रहे हैं? रोहतक में भी आप आ जाइए और कहीं भी आप चलिए, बहुत से मैं रोहतक की आपको बता देता हूँ जी। मेरा घर सेक्टर 3 में है जी। वहाँ पे आप देखिए सड़कें बन रही हैं, कौन कह रहा नहीं बन रही? सेक्टर 1 पूरी सड़क मेन टूटी हुई है। मॉडल टाउन आप नोबल हाट की तरफ से कैलाश आश्रम पूरी टूटी हुई है। की कौन सी टूटी? सेक्टर 1 की पहली पुलिया से एंट्री से आप अंदर चलो, पूरी घूम के दूसरी पुलिया तक पूरी टूटी हुई है। उसके बाद मॉडल टाउन पॉश एरिया, डीएलएफ पॉश एरिया, पूरा मतलब कि सेक्टर 14 की एंट्री। अभी आपने पीछे अगर देखा होगा निगम में, अभी जो आनंद शर्मा जी तब कमिश्नर थे, खबर आपने पढ़ी होगी कि कितने 100 करोड़ का, हाँ, उन्होंने एक वो बजट एलोकेट किया है सिर्फ सड़कें बनाने के लिए। तो उसमें समय लगेगा। अभी जो बननी शुरू हो रही हैं, जिधर से टेंडर होते जा रहे हैं और वो सड़कें बनेंगी। मंशा देखिए, फिर मैं बोलता हूँ आपको सौरभ जी, मंशा अगर सही है तो आपको उसका रिजल्ट नतीजा मिलेगा। अगर मंशा ही गलत है तो उसका नहीं मिलेगा। आज अगर वो बजट एलोकेट हुआ है, उसके टेंडर चल रहे हैं, काम चालू हो चुका है, हो सकता है कि ठीक है जिसकी बात आप करें उसका 15 दिन में नंबर आए, किसी का पहले आ जाए, परंतु सड़क बनेगी। लेकिन जागने में इतनी देरी क्यों लगी? मतलब 4-5 साल से एज इट इज़ हालात अगर उसके पड़े हैं। देखिए सौरभ जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं कोई झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ, पर बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता देता हूँ। बजट हर चीज़ का एक लिमिटेड होता है जी। अब उस बजट को आप कहाँ कहाँ कैसे एलोकेट करोगे वो आपकी बुद्धिमानी है, और वो आप किस प्रायोरिटी पे करोगे वो आपकी विजडम है। आपको वो देखना है। तो वो देखते हुए जहाँ पे गवर्नमेंट सोचते है कि पहले मेरे को ये चीज़ एड्रेस करनी है, वो उसको एड्रेस करते हैं। आपने अब बता दिया मेरी सड़क ख़राब है, गांव वाला बोलेगा कि मेरे तो जोड़ में कोई दिक्कत आ रही है। किसी और गांव में जाओगे वो अपना कुछ और मुद्दा बताएगा, मेरे पास चौपाल नहीं है, मेरी सड़क ठीक है, मेरे लाइट भी आ रखी है, मेरा जोड़ भी ठीक है, मेरे चौपाल ठीक नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसी तरह आप किसी और मोहल्ले में जाओगे, वो बोलेगा मेरी सड़क बहुत अच्छी है भाई साहब, नहीं चाहिए, मेरी लाइट बहुत बढ़िया है, मेरे पानी की समस्या है। हाँ। इस तरह तमाम हर एरिया में अलग अलग समस्याएं होती हैं। पर बजट फंड जो आपका एक है, पर हम उसमें देखते हैं प्रायोरिटी में किसको कैटर करना है। हमें लगता है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से मैं बात करूँ तो, और होना भी ऐसा ही चाहिए, जो मुझे लगता है कि किसी के पानी की समस्या है, पानी के बिना जीवन नहीं है, तो पहले पानी की समस्या को कैटर किया जाए, फिर आपकी सैनिटेशन की जो सीवरेज हैं और हैं वो समस्या आपकी प्रायोरिटी है। ठीक है, सड़क पे हो सकता है हमारे व्हीकल्स अगर उनको डैमेज तो है, मैं मानता हूँ, हमारी भी गाड़ियाँ उन्हीं पे चल रही हैं, परंतु जिसके अगर पानी नहीं पहुँच रहा उसके अगर पानी और लाइट पहुँचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किसान जो काम कर रहा है, अगर खेतों के अंदर कोई समस्या है उसका समाधान उससे भी ज़रूरी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछने का कारण ये था, शायद आपको पता हो 3-4 दिन पहले, या उससे ज़्यादा पुराना नहीं है, सीएम साहब की गाड़ी जा रही थी और 2 झटके खाई थी, और जो वहाँ का एसडीओ था उसको सस्पेंड कर दिया गया था इसी मुद्दे में, उनकी गाड़ी को झटका आया। नहीं, आप देखिए भाई, ये मीडिया वालों की बड़ी अच्छी बात लगती है मेरे को कि चीज़ों को कैसे तरोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। अब आपने इस पहलू को ये तो देखा कि सीएम साहब की गाड़ी को झटका लगा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, नायब जी का ऐसा स्वभाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल। वो इतने बड़े दिल के इंसान हैं, आप उनको भूलेंगे ना कि आप मोटरसाइकिल पे भी चलिए मेरे साथ, वो चल पड़ेंगे। वो इतने बड़े दिल के इंसान हैं। जी।
परंतु वो मंशा क्या रही होगी, आप ये सोचिए कि मेरी गाड़ी तो आज निकली है इस पे, पर जो और लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं उनका क्या। अब आपने तो बोल दिया कि नायब जी को झटका लगा तो सड़क वो सस्पेंड कर दिया जी। उनको आज पता लगा है। जो मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रदेश के राजा हैं, वो ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं, इतनी माइन्यूटली नहीं देख पाते। जिनकी ड्यूटी किसकी थी, एसडीओ की थी। ठीक है, आपका हर चीज़ का एक पैमाना है। आपकी सड़क खराब हो रही है, कितनी खराब है, अगर वो बिल्कुल ही जर्जर हालत में, मैंने क्या बोला, तो वो भी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। आम जन के लिए वो गड़बड़ है। कल को कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक वाले का जान चली गई, तो देखने का नजरिया है। तो ऐसे मत बोलिए कि मुख्यमंत्री को झटका लगा तो सस्पेंड कर दिया। वो लोगों के लिए सस्पेंड किया गया जी। कि आपकी इग्नोरेंस है ये। जी। अच्छा नागेंद्र जी, हर चीज की एक डार्क साइड होती है। जैसे हम बॉलीवुड की बात करते हैं, उसकी डार्क साइड क्या है, तो राजनीति की डार्क साइड क्या है? मैंने क्या बोला, जिस दिन आप स्वार्थ अपना ऊपर रखेंगे आपको डार्क ही डार्क दिखाई देगा। जिस दिन आप सेवा के भाव से आएंगे कोई डार्क नहीं कुछ लगेगा आपको। क्योंकि डार्क साइड क्या है, आप जब हमें कहीं पे लगता है कि कोई चीज़ मेरे मन की पूरी नहीं हो रही है, तभी तो आपको डार्क साइड दिखती है। कि मेरे को लगता है कि मैं यहाँ से टिकट मांग रहा हूँ और आपका कोई और मजबूत नेता वहाँ पे है, तो मुझे तो आगे तो अंधकार ही दिख रहा है, टिकट मिलेगी नहीं, और मैं परेशान होकर बैठ जाता हूँ, तो उससे क्या है। बट ऐसा नहीं है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, आप कहीं पे भी रह के कुछ भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं उसी में रह के आप लोग कर सकते हैं। और संगठन में जब आप काम करते हैं तो संगठन आपको बहुत मौका देता है। तो नागेंद्र जी, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसमें आपने मुझे शॉर्ट में या वन वर्ड में आंसर देना है। पॉलिटिक्स या पर्सनल लाइफ, किसे ज़्यादा टाइम देना पसंद करेंगे? देखिए, पर्सनल को देना पसंद करूँगा, पर टाइम ज़्यादा मेरा पॉलिटिक्स में लगता है। ओके। कांग्रेस के लिए वन वर्ड क्या, मतलब किस में डिफाइन करो कांग्रेस को? सिर्फ एक वर्ड। भेड़ों का एक दल। बीजेपी। मैं कहूँगा कि जो जनता के लिए सोच रहे, जन हितैषी एक पार्टी। और अगर बात करें सक्सेस की, तो सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए क्या है? सक्सेस में ये मानता हूँ कि जो आदमी अचीव करना चाहता है और वो उस मुकाम को हासिल कर ले, वही सक्सेस है। ओके। तो अभी आपको हरियाणा की जनता, देश की जनता सुन रही है, उनका कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मैसेज युवाओं के लिए है। अभी आपने 2 सवाल किए थे, एक तो क्राइम को लेके और एक नशे को लेके। तो मैं चाहूँगा कि मेरे प्रदेश का, और मैं तो कहता हूँ देश का युवा, क्योंकि ये एक ऐसा एज है, ये उम्र है जिसमें हमें अपना नहीं पता रहता कि हम क्या कर रहे हैं। हमें ऐसी चीज़ों में मज़ा आता है कि जो बाद में देके तकलीफ़ देती हैं हमारे को। जब आप 40-45 साल की उम्र क्रॉस करोगे तब आपको पता लगेगा कि मैंने कितना नुकसान किया। कई बार क्या होता है, क्राइम में पड़ने के बाद आदमी अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उनके माँ बाप परेशान होते हैं, भाई बहन परेशान होते हैं। इसी तरह नशे के अंदर आज अपने ऑर्गन्स ख़राब कर लिए, और उस खराब ऑर्गन के साथ अगर ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़े तो बहुत कष्टदायी है। तो मैं सभी युवाओं को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, क्राइम से और नशे से दूर रहें, अपने परिवार को बचाएं और अपने देश को बचाएं। अच्छा नागेंद्र जी, लास्ट क्वेश्चन एकदम से माइंड में आया। कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेवारी, क्योंकि हम हर चीज़ का ठीकरा प्रशासन पे फोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं जनता की जिम्मेदारी, जैसे आपने कूड़े वाली बात उठाई थी कि मैं फॉरेन में गया, वहाँ क्या चीज़ अच्छी लगती है कि कूड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम खुद सड़कों में फेंकते हैं, हालांकि घर घर गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो उस मामले में कोई संदेश देना चाहिए? देखिए, उसका यही है, हम एक बड़ी, वैसे तो वेग कहावत है, पता नहीं आप बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, घरों में बोलते हैं, पर कई बार मीडिया में बोलते तो मुद्दा बन जाता है। वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई कुत्ता भी कहीं बैठता है तो पूंछ मार के बैठता है। पूंछ मारने का और कुत्ते का एग्जाम्पल क्या दिया, कुत्ता जिसको समझदारी नहीं है बेचारे को, वो एक बेजुबान जानवर है, परंतु वो भी चाहता है कि मैं साफ जगह पर रहूँ। तो ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है। हम किसी पे भी ठीकरा फोड़े उससे पहले हमारी जिम्मेवारी बनती है। घर घर गाड़ी जा रही है, अगर हम कूड़ा ना फैला के, हम क्या करते हैं, खाली प्लॉट दिखता है उसके अंदर डंप कर देते हैं, दूसरे के घर फेंक देते हैं बाहर, फिर वो झगड़े भी होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो सिविक सेंस है, जो नागरिक मूल्य है, या नागरिक का जो एक एहसास है नागरिकता का, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं कहता हूँ प्रदेश, देश, मोदी जी भी आ जाए या कोई भी आ जाए, हम लोग आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। और रही बात कूड़े की, बीमारी का सबसे बड़ा घर है, तो इसको जितना आप बंद करके डेली अपने घर से बाहर गाड़ी में पहुंचाएंगे, उतना आप सेफ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर नागेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए और साथ ही आपके नाम खास संदेश भी दिए। तो इसी के साथ नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।